हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप लोगों का आज महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी में हिंदी सब्जेक्ट का माइनर एग्ज़ाम है। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए जितने भी बच्चे फोर्थ सेमेस्टर के हैं, चाहे वो किसी भी कोर्स के हों, सभी का आज माइनर एग्ज़ाम है हिंदी सब्जेक्ट का। और आपके पेपर का नेम है हिंदी संवैधानिक स्वरूप एवं भाषा विमर्श के नए क्षेत्र। दोस्तों, इसका एक वीडियो मैंने कल रात में 9 बजे के लगभग अपलोड किया था, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। इसमें उसके आगे के क्वेश्चन है, उसमें लगभग मैंने 22 क्वेश्चन करा दिए थे। 22 के आगे के क्वेश्चन आपके इसमें, और मैं आपको 10,000% चाहे आपके जितने परसेंट मन हो उतने परसेंट गारंटी ले लीजिए कि आप मेरे द्वारा जितने भी वीडियो आपको दिए जा रहे हैं आप वो देख लीजिए और आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। आपके लगभग 80% क्वेश्चन इन सारे वीडियो से कवर हो जाएंगे। और मुश्किल से अगर आप इन वीडियो को घंटे काउंट करें तो कल वाला वीडियो 30 मिनट का था, और अभी मैं आपको जो वीडियो दूंगी ये सब मिला के आपके लगभग 1.5 घंटे की वीडियो होंगे। 1.5 घंटे की वीडियो से आपका 80% क्वेश्चन आ जाएंगे, ये मैं आपको गारंटी दे रही हूँ। अगर ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में वापस आके कमेंट कर दीजिएगा कि मैम आपका पढ़ाया नहीं आया। चलिए हम लोग अब अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आपको ये सारी वीडियो मिलेंगे कहाँ, क्योंकि बच्चे कहते हैं मैम मुझे ढूंढने में दिक्कत हो रही है। सबसे पहले आप चैनल ओपन करिएगा, यूट्यूब चैनल। उसके बाद आपको जहाँ वीडियो मिलते हैं उसके बगल में आपको शॉर्ट्स का ऑप्शन आता है, उसके बगल में आपको प्ले लिस्ट का आता है, और प्ले लिस्ट में आपका सबसे जो पहले नंबर पे प्ले लिस्ट है, सेकंड वाली नहीं, पहले नंबर वाली, जिसमें लिखा है फास्ट रिवीजन MGKVP 2026 हिंदी, आप इसको खोलिएगा। इसमें आपको कल रात वाला एक वीडियो मिल जाएगा और अभी जो मैं वीडियो बना रही हूँ ये आपको मिल जाएगा। अब आप सोचेंगे कि आपने प्लेलिस्ट क्यों बनाई, तो मैंने इसलिए बनाई क्योंकि मेरी एरिया में इस समय लाइट नहीं आ रही, क्योंकि बारिश हुई थी, तो जो इंटरनेट है उसका बहुत दिक्कत हो रहा है। अगर मैं वीडियो पूरा 1 घंटे का ये वाला रिकॉर्ड करूँगी तो ये वीडियो आपका चला जाएगा 1 GB का, और ये अपलोड कब होगा, जब आपका पेपर हो जाएगा उसके बाद ये अपलोड होगा। तो मैं आपके वीडियो 10-10 मिनट की बना रही हूँ। 10-10 मिनट के मैं आपके 3 वीडियो अपलोड कर दूँगी, 3 या 4 वीडियो इसी प्लेलिस्ट में आपको लगातार वो मिल जाएंगे। 10-10 मिनट के करेंगे तो आसानी से मैं रिकॉर्ड कर लूँगी और आपके नेट भी कम लगेगा और जल्दी आपकी वीडियो अपलोड हो जाएंगे। ये आपके पहले नंबर की प्लेलिस्ट है, इसी में आपको सब कुछ मिल जाएगा। चलिए हम लोग अपने अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। आपका इसमें जो पहला क्वेश्चन है यानी कि 23 नंबर का, क्योंकि 22 नंबर तक हम लोग क्वेश्चन अपने कर चुके थे, तो इसमें 23 नंबर का क्वेश्चन क्या है, क्षेत्रीय भाषा और बोली को संक्षेप में परिभाषित कीजिए। तो उसका आंसर क्या है, क्षेत्रीय भाषा आपका क्या होता है। क्षेत्रीय भाषा वह भाषा होती है जो किसी देश या राज्य के विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में बहुसंख्यक लोगों द्वारा व्यापक रूप से बोली जाती है। यह एक विस्तृत क्षेत्र की प्रमुख भाषा होती है जिसका अपना लिखित साहित्य और व्याकरण होता है। अब क्षेत्रीय भाषा का एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे उत्तर प्रदेश की आपकी हिंदी हुई, पश्चिम बंगाल की आपकी बंगाली हुई, महाराष्ट्र की मराठी और तमिलनाडु की तमिल। यानी कि जो क्षेत्रीय भाषा होती है वो एक बहुत बड़े क्षेत्र में बोली जाती है और बहुत ज़्यादा लोग उसको बोलते हैं। इसका अपना एक साहित्य और व्याकरण होता है। अब आप सोचेंगे बोली क्या है, तो मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे उत्तर प्रदेश में हिंदी है, लेकिन आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में आपकी बहुत सारी बोलियाँ प्रचलित है। जैसे आपकी अवधी हो गई, आप मथुरा चले जाएँ तो वहाँ ब्रजभाषा बहुत बोली जाती है, आप बुंदेलखंड चले जाएँ तो वहाँ बुंदेली बोली जाती है। तो ये सब आपका क्या हो गया, बोली, जो एक मतलब कि क्षेत्रीय भाषा बड़े क्षेत्र की होती है, और उस क्षेत्र में जो छोटी छोटी भाषाएं आप कह दें या बोली कह दें वो आपकी बोली कहलाती हैं। यानी कि जैसे आप 10 किलोमीटर पे आपकी एक बोली होगी, 10 किलोमीटर के आप आगे चले जाएं, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, तो वहाँ पे आपको दूसरी लैंग्वेज मिल जाती है। तो ये आपका क्या होगा, बोली। अब आप देखिए कि बोली आप क्या होता है, बोली भाषा की एक छोटी इकाई है जो एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। इसका कोई निश्चित लिखित व्याकरण या साहित्य नहीं होता है। बोली में मान्यता आपको क्या मिलता है, बोली में आपको मुख्य रूप से मौखिक संप्रेषण यानी कि लोकगीत मिल जाएंगे, कहानियाँ मिल जाएंगी। जैसे अगर आपने आल्हा उदल का सुना हो तो उसके लोकगीत आपको मिल जाती हैं। एक भाषा के अंतर्गत कई बोलियाँ हो सकती हैं। यह किसी छोटे क्षेत्र, गांव या समुदाय विशेष में बोली जाती हैं। दूरी के साथ साथ बोलियों का लहजा और शब्दकोश बदल जाता है। अभी मैंने आपको बताया था कि 10 किलोमीटर, तो आप थोड़ी इसकी डिस्टेंस बढ़ा लीजिए, 15 किलोमीटर कर लीजिए, 20 किलोमीटर कर लीजिए। यानी कि भाषा आपका एक बहुत बड़ी क्षेत्र में होती है क्षेत्रीय भाषा, और क्षेत्रीय भाषा के अंतर्गत आपकी बहुत सी बोलियाँ आती हैं। अब आप बोलियों का इसमें एग्जाम्पल देख लीजिए। हिंदी की जैसे मैं आपको बोलियों के एग्जाम्पल बता रही हूँ। जैसे आपका अवधी हो गया, ये उत्तर प्रदेश के आपका अवधी क्षेत्र में बोली जाती है, लखनऊ, अयोध्या, इन सब क्षेत्रों में। फिर आपका हो गया ब्रजभाषा, तो ब्रजभाषा कहाँ बोली जाती है, ब्रज क्षेत्र में। जैसे आपका मथुरा हो गया, आगरा हो गया, इन सब में आपकी कौन सी बोली बोली जाती है, ब्रजभाषा। फिर आपका भोजपुरी हो गया, तो भोजपुरी आपकी बिहार में भी बोली जाती है, लेकिन आपका जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है उनके क्षेत्रों में ये बोली जाती है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, भाषा और वर्ग से आप क्या समझते हैं। यह आपसे इसमें पूछ सकता है कि भाषा और वर्ग का आपस में क्या संबंध है।
तो आप इसको देख लीजिए। भाषा और वर्ग का परस्पर गहरा संबंध होता है, यह एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। एक ही समाज में आपको कई वर्ग मिल जाते हैं, जैसे आपका उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, शिक्षित वर्ग, अशिक्षित वर्ग, शहरी वर्ग, ग्रामीण वर्ग। इन सब की भाषाओं में आपको आसानी से अंतर देखने को मिल जाता है। समाज में भाषा न केवल संवाद का माध्यम होती है, बल्कि किसी वर्ग के व्यक्ति की सामाजिक स्थिति और पहचान को भी दर्शाती है। अभी आपको बहुत ईजी लैंग्वेज में समझ आ जाएगा। नीचे देखिए, सामाजिक वर्ग जैसे आपका उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के अनुसार भाषा के प्रयोग में भी आपको भिन्नता देखने को मिलती है। आप उच्च वर्ग के लोग देखेंगे सामान्यतः शुद्ध, मानक और प्रचलित अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हैं, जबकि निम्न वर्ग के लोग स्थानीय बोलियां और अपभ्रंश शब्द या अनौपचारिक भाषा का अधिक प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार अगर आप देखें तो जो आपका शिक्षित वर्ग है वो अपनी भाषा में व्याकरण और शैली का अधिक प्रयोग करते हैं, जबकि जो आपका अशिक्षित या कम शिक्षित वर्ग हो गया वो भाषा में आपको अत्यधिक उनकी भावनाएं दिख जाएंगी, व्यवहारिकता दिख जाएगी, उनकी भाषा जो होती है वो सरल होती है। अब आप एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे आपका उच्च या शिक्षित वर्ग होगा वो क्या बोलेगा, मैं स्टेशन जा रहा हूँ, तो ये आपका मानक शुद्ध भाषा का प्रयोग इसमें किया गया है। लेकिन जो आपका श्रमिक वर्ग होगा या आप ग्रामीण वर्ग कह सकते हैं, वो जनरली क्या कहता है, हम स्टेशनवा जा रहे हैं। तो इसमें आपको क्या दिखा, इसमें आपको क्षेत्रीय प्रभाव दिख गया, अनौपचारिक और बोलचाल की शैली दिख गई। जैसे हम लोग क्या कहते हैं, आप क्या कर रहे हैं, तो लोग क्या कहते हैं, क्या कर रहा हो, मतलब इस तरह की भाषा जो आपकी हो गई वो ग्रामीण वर्ग की हो गई। क्या कर रहे हो, इधर आ जाओ, इस तरह की भाषा किसमें होती है आपकी। ये मतलब मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि भाषा और वर्ग का आपस में क्या संबंध है। फिर आपका इसमें आगे देखिए, भाषा के माध्यम से व्यक्ति की आर्थिक और सामाजिक पृष्ठभूमि का अनुमान लगाया जा सकता है। कई बार उच्च वर्ग की भाषा को श्रेष्ठ और निम्न वर्ग की भाषा को अशुद्ध मानकर भाषिक भेदभाव भी किया जाता है। देखिए इस बात का क्या मतलब हुआ कि आप पृष्ठभूमि का अनुमान लगा सकते हैं। अगर आप किसी को बहुत अच्छी वेशभूषा में देखते हो फिर वो बहुत अच्छी से अंग्रेजी कटपट कटपट बोल रहा होता है, तो हम लोग क्या कहते हैं, या वो बहुत अच्छे सेंटेंस का यूज़ भी करे, चाहे वो हिंदी में कर रहा है, तो हम लोग कहते हैं वो बड़े अच्छे घर का है। ये एक हम लोग की मानसिकता है जो कि बहुत गलत है। ये नहीं कह रहे कि सही मानसिकता है, लेकिन आपको पढ़ा रही हूँ इसलिए मैं आपको ये सब बता रही हूँ। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, भाषा और बहुभाषिकता से आप क्या समझते हैं। भाषा आपका एक माध्यम है जिससे हम विचारों और भावनाओं को व्यक्त करते हैं, लेकिन आपका बहुभाषिकता एक से अधिक भाषाओं को जानने और प्रयोग करने की क्षमता है। यह एक महत्वपूर्ण कौशल है जो व्यक्तियों और समाजों दोनों के लिए फायदेमंद हो सकता है। बहुभाषिकता का मतलब क्या होता है, मैंने आपको कल बताया था, जिस व्यक्ति को एक से अधिक भाषा आती है तो उससे समाज का भी लाभ होगा और व्यक्तियों का भी लाभ होगा। फिर आप इसमें आगे देखिए, भाषा और बहुभाषिकता दोनों ही महत्वपूर्ण है। भाषा हमें दूसरों के साथ संवाद करने और अपनी संस्कृति को समझने की अनुमति देती है, और बहुभाषिकता हमें संचार में सुधार करने और सांस्कृतिक समझ में वृद्धि करने और संज्ञानात्मक क्षमताओं को विकसित करने में मदद करती है। देखिए भाषा का क्या काम होता है, अगर भाषा नहीं होगी तो आप अपनी संस्कृति को, अपनी बातों को दूसरों को नहीं बता सकते। और बहुभाषिकता का मतलब क्या है, अगर आप बहुभाषिकता है तो अगर कोई बाहर से भी आदमी आएगा, जैसे कोई विदेशी आया, तो आप उससे भी बात कर सकते हैं, आप उससे भी संचार कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, और अपनी संस्कृति को, अपने कल्चर को भी उसको बहुत अच्छे से बता सकते हैं। फिर आपका इसमें आगे क्या है, भाषा हमें दूसरों के साथ संवाद करने की अनुमति देती है, चाहे वह मौखिक रूप से हो या लिखित रूप से। लेकिन बहुभाषी व्यक्ति विभिन्न भाषाओं में संवाद कर सकते हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और व्यापार को बढ़ावा मिलता है। फिर आपका इसमें आगे है क्वेश्चन, राजभाषा की दृष्टि से भारत को कितने क्षेत्रों में बांटा गया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। फिर आपका ये भी पूछ सकता है कि राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार हिंदी प्रयोग की दृष्टि से राज्यों को कितने वर्गों में बांटा गया है। देखिए आपका जो राजभाषा अधिनियम 1976 है उसके अकॉर्डिंग हिंदी के प्रयोग के नियम बताए गए थे कि हिंदी कहाँ कहाँ प्रयोग करी जाएगी और कैसे कैसे। इसमें आंसर है, राजभाषा विभाग ने देश को 3 क्षेत्रों में बांट दिया था, क्षेत्र ए, क्षेत्र बी और क्षेत्र सी। राजभाषा अधिनियम 1976 के अंतर्गत हिंदी प्रयोग की दृष्टि से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 3 वर्गों में बांटा गया, का क्षेत्र, खा क्षेत्र और गा क्षेत्र। इसमें जो आपका क्षेत्र ए है यानी कि का, उसमें आपका हिंदी भाषी राज्य है। इसमें आपके वे राज्य आते हैं जिनकी मुख्य राजभाषा हिंदी है और उनका अधिकांश कामकाज हिंदी में होता है, जैसे आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़। ये आपको पता वैसे भी होगा कि कहाँ कहाँ हिंदी का यूज़ होता है। और केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से थे क्षेत्र ए में, दिल्ली और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। फिर आपका आता है क्षेत्र बी, जिसमें इसके अंतर्गत कौन थे, सह हिंदी भाषी राज्य। वे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जिनकी राजभाषा हिंदी नहीं थी लेकिन वे हिंदी का व्यापक रूप से प्रयोग या समझ सकते थे, जैसे आपका गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब। लेकिन इसमें केंद्र शासित प्रदेश भी थे।
उसमें आपका कौन है? चंडीगढ़, दमन व द्वीप और दादरा व नगर हवेली। मैं भी आपको सरल भाषा में समझा दूंगी तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा ये। अब आप क्षेत्र सी देखिए क्या है। इसमें वे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश थे जहां हिंदी का प्रयोग बहुत कम था, यानी नगण्य के बराबर। मुख्यतः इसमें दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत के राज्य थे। दक्षिण में कौन कौन से वैसे आपके आते हैं, आप खुद बताइए। आपका आंध्र प्रदेश हो गया, आपका उड़ीसा हो गया, तमिलनाडु हो गया, आपका ये सब आते हैं। और पूर्वोत्तर भारत में आपका कौन आता है बताइए? मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, आपका मेघालय, मणिपुर, सिक्किम, ये सब आपका पूर्वोत्तर भारत में आता है। देखिए आप कुछ कुछ याद कर लीजिए, जरूरी नहीं है कि आप ये सारे लिख के आए, लेकिन कुछ आप लिख के आएंगे। अब देखिए मैं आपको अपनी भाषा में समझाती हूँ कि जो आपका राजभाषा अधिनियम 1976 था, उसके अंतर्गत आपको पूरे भारत को 3 हिस्सों में बांटा गया। क्षेत्र का, क्षेत्र खा यानी कि ABC। ए के अंतर्गत वो थे जो पूर्णतः हिंदी भाषी राज्य थे, यानी वहाँ पूर्ण रूप से वहाँ की जनता भी और सारे काम हिंदी भाषा में होते थे। फिर क्षेत्र खा वो था कि वहाँ लोकल लैंग्वेज तो आपकी जैसे गुजरात की गुजराती है, लेकिन महाराष्ट्र की मराठी हो गई, लेकिन वहाँ पे हिंदी भी लोग जानते थे, तो उनको रखा गया आपका क्षेत्र खा में। और क्षेत्र यानी गाँव में यानी कि सी में कौन रखा गया? जहाँ पे हिंदी बिल्कुल नगण्य के बराबर थी, तो वो आपके सामने यहाँ पे लिखे हैं। फिर आपका इसमें आगे क्वेश्चन है, पटकथा लेखन के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं? तो पटकथा लेखन के प्रमुख प्रकार आपके निम्नलिखित हैं। पहला है आपका नाटक के लिए पटकथा। ये रंगमंच पर प्रस्तुत किए जाने वाले नाटकों के लिए लिखी जाती है, जिसमें संवाद, दृश्य, पात्र और मंच पर होने वाली गतिविधियां लिखी जाती हैं। इसमें संवाद और मंच निर्देशन प्रमुख होते हैं। मैंने आपको बताया था ना, पटकथा लेखन मूवी वाला अगर आपको याद हो, सीरियल वाला, ये वही है। पहला हो गया आपका नाटक के लिए पटकथा, प्ले स्क्रिप्ट। दूसरा हो गया आपका फिल्म के लिए पटकथा। और तीसरा आपका हो गया, ये मैं आपको टाइप बता रही हूँ, टीवी के लिए पटकथा। ठीक है, अब आप इसके अंतर्गत देखिए क्या लिखेंगे। फिल्म के लिए पटकथा में क्या लिखेंगे? फिल्म की पटकथा सबसे जटिल और व्यापक होती है। फिल्मों के लिए तैयार की गई पटकथा में दृश्य, संवाद, कैमरा मूवमेंट, ध्वनि प्रभाव और पृष्ठभूमि संगीत का विस्तृत विवरण होता है। फिल्म पटकथा मुख्यतः 3 खंडों में विभाजित होती है, जैसे आपका प्रारंभ, मध्य और अंत। आप देखते होंगे जब कोई मूवी देखें तो बीच में आपके लिख के आता है इंटरवल, तो वही इसका मतलब है। फिर आपका इसमें आगे हुआ टीवी के लिए पटकथा। टेलीविजन के लिए लिखी जाने वाली पटकथा में निरंतरता और लघु एपिसोडिक संरचना होती है। जनरली आपने देखे होंगे 30-30 या 28 मिनट, 20 मिनट के आपको सीरियल के एपिसोड मिलते हैं, तो वही इसका मतलब है। टेलीविजन धारावाहिक, समाचार, टॉक शो, रियलिटी शो और सिटीकॉम के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की पटकथाएं होती हैं। यह आपका हो गया टीवी के लिए पटकथा। ये आपके हो गए पटकथा के टाइप। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, विज्ञापन से आप क्या समझते हैं? इसके प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? तो विज्ञापन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी सामग्री या व्यक्ति विशेष के प्रति जन सामान को आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि किसी कंपनी ने कोई प्रोडक्ट बनाया, अब उसके बारे में लोगों को जानकारी देनी है, तो वो कैसे देगा? विज्ञापन बना के। तो यही यहाँ पे लिखा है कि जन सामान को आकर्षित करने का प्रयास किया जाता है विज्ञापन के द्वारा। फिर आप इसमें आगे देखिए, विज्ञापन शब्द वी और ज्ञापन इन 2 शब्दों से मिलकर बना है। वी से तात्पर्य विशेष से और ज्ञापन से आशय है ज्ञान कराना अथवा सूचना देना। इस प्रकार विज्ञापन शब्द का मूल अर्थ क्या है? किसी तथ्य या बात की विशेष जानकारी अथवा सूचना देना। विज्ञापन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एडवर्टाइजिंग कहा जाता है। विज्ञापन एक ऐसा माध्यम है जिसका उपयोग व्यवसायों, संगठनों और व्यक्तियों द्वारा अपने संदेशों को व्यापक दर्शकों तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। इसमें आप किसी उत्पाद या सेवा को बढ़ावा देने के लिए विज्ञापन बनाते हैं। विज्ञापन लेखन का मुख्य उद्देश्य लोगों को आकर्षित करना, जानकारी देना और उन्हें उस उत्पाद या सेवा को खरीदने के लिए प्रेरित करना होता है। भाई विज्ञापन का काम क्या होता है कि लोगों को किसी प्रोडक्ट के बारे में बताएं और उसमें ऐसा लिखें कि लोग बिल्कुल आकर्षित हो जाएं उसको खरीदने के लिए। जैसे साबुन का प्रचार है तो क्या लिखेंगे? ये साबुन आपको इतना गोरा बना देगा 10 दिन में, आप इसे तुरंत खरीदिए। जैसे कोई कपड़ों की सेल लगी, अभी खरीदें कपड़े, 50% आपको छूट, इस टाइप का। कि विज्ञापन लेखन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लोगों को आकर्षित करना, उन्हें इस तरह से बताएं चीज़ों को कि वो तुरंत चीज़ को खरीदने के लिए प्रेरित हो जाएं। फिर आपका इसमें अगला है, विज्ञापन के मुख्य उद्देश्य क्या होते हैं? उत्पाद या सेवा के बारे में लोगों को बताना। दूसरा है उत्पाद या सेवा की विशेषताएं और लाभों को हाईलाइट करना। जैसे ये साबुन आपको 5 दिनों में झुर्रियों से राहत देगा, आपके मुहासे दूर कर देगा, आपको गोरा करेगा, वगैरह वगैरह। फिर आपका इसमें आगे ग्राहकों को उत्पाद या सेवा खरीदने के लिए प्रेरित करना। ऐसा लिखें कि इस 10 रुपये में पाएँ 100 ग्राम का साबुन, इस टाइप का। फिर आपका चौथा है व्यापार को बढ़ावा देना। इस तरह का आप काम करें, विज्ञापन बनाए कि कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो। फिर आपका इसमें आगे है, विज्ञापन के कितने प्रकार होते हैं? इसका आंसर देखिए, विज्ञापन मुख्यतः 2 प्रमुख माध्यमों के आधार पर विभाजित किए जाते हैं। पहला है आपका प्रिंट मीडिया और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इसमें लघु और अति लघु में आपसे पूछ देता है कि प्रिंट मीडिया क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या है।
इनके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के विज्ञापन आते हैं। जैसे अब आप देखिए प्रिंट मीडिया के विज्ञापन क्या होते हैं। वे विज्ञापन जो मुद्रित माध्यमों में प्रकाशित होते हैं, जैसे समाचार पत्र, पत्रिकाओं, ब्रोशर, पोस्टर, बैनर, होर्डिंग आदि में प्रकाशित होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? प्रिंट मीडिया। अब इसके अंतर्गत भी आप टाइप देख लीजिए। जैसे आपका डिस्प्ले विज्ञापन हुआ, ये बड़े आकार के होते हैं, आकर्षक चित्र और रंगों से युक्त होते हैं। उदाहरण के लिए अखबार में आप देखते हैं ना, ये रंगीन, आपको अखबार में कोई कोई पेज पूरा विज्ञापन से लाल पीला दिखता है प्रचार प्रसार से, वो आपके इसमें एग्जाम्पल होता है डिस्प्ले विज्ञापन में। फिर आपका इसमें आगे आया वर्गीकृत विज्ञापन। यह आपके छोटे आकार के श्रेणीबद्ध विज्ञापन होते हैं। इसमें नौकरी, मकान, संपत्ति, शिक्षा, विवाह आदि से संबंधित विज्ञापन शामिल होते हैं। दैनिक समाचार पत्रों में विशेष खंड में प्रकाशित होते हैं। अगर आपके यहाँ कोई न्यूज़पेपर आता हो तो आप देखिएगा उसपे बीच में लगभग 6-7 पेज के बाद एक लेफ्ट या राइट साइड पे आपको छोटे छोटे खाने दिखते हैं। उसमें आप नौकरी, मकान देख लेंगे, कोई किराए पे खा लिया तो आपको उसकी जानकारी मिल जाती है, कोई संपत्ति बिक रही है उसके बारे में पता चल जाता है, विवाह या कोई नौकरी मिलती है तो ये सब उसमें लिख के आ जाता है। तो ये सब हुआ आपका क्लासिफाइड एड्स यानी कि वर्गीकृत विज्ञापन। फिर आपका इसमें आता है प्रिंट मीडिया में ब्रोशर और पंपलेट विज्ञापन। उत्पाद या सेवा की जानकारी को पुस्तिका या पर्ची के रूप में हाथों से वितरित किए जाने वाले जानकारीपूर्ण विज्ञापन इसमें आते हैं। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा जब आप कॉलेज से बाहर निकलते हैं तो आपको कुछ लोग मिल जाते हैं वो एक कागज़ जैसा देने के लिए, वो क्या होता है? आपका पैम्पलेट विज्ञापन होता है। उसमें किसी कोचिंग का प्रसार लिखा होता है कि 6 महीने नौकरी पाएँ, आपको 6 महीने कोर्स करें या 6 महीने मेरे यहाँ पढ़ाई करें, नौकरी पा जाएंगे सरकारी, इस टाइप के उसमें लिखा होता है। मैंने भी देखा है, मेरे कॉलेज के बाहर भी मिलते थे। फिर आपका इसमें अगला है होर्डिंग्स और बैनर विज्ञापन। सार्वजनिक स्थलों पर लगाए जाने वाले बड़े बड़े पोस्टर और होर्डिंग द्वारा संदेश देना जो जन सामान्य का ध्यान खींचते हैं। आप किसी चौराहे पे जाइए, आपको बड़ी बड़ी होर्डिंग नहीं दिखती, इसमें वो आता है। फिर आपका आता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के विज्ञापन। यह वे विज्ञापन होते हैं जो टेलीविजन, रेडियो, इंटरनेट, मोबाइल ऐप्स व सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जाते हैं। जैसे आपका टीवी विज्ञापन हो गया, इसमें दृश्य और ध्वनि के माध्यम से उत्पाद का प्रचार करना। इसमें भावनात्मक, हास्यपूर्ण, गीत संगीत युक्त विज्ञापन दिखाए जाते हैं जो अधिक प्रभावी होते हैं। जब आप सीरियल देखते हो तो बीच बीच में आपको ऐड नहीं आते, तो वही आपका क्या हो गया? टीवी विज्ञापन। ये किसके अंतर्गत आता है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत। फिर आपका हो गया रेडियो विज्ञापन। पुराने समय में जब हम लोग रेडियो सुनते तो आपको उसमें बीच बीच में ऐड सुनाई देते थे, वो आपका हो गया रेडियो विज्ञापन। केवल श्रव्य संदेश के माध्यम से उत्पाद का इसमें प्रचार किया जाता है, यानी कि आप उसमें सिर्फ सुन सकते हैं, देख नहीं सकते। ये ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में सस्ता और प्रभावशाली माध्यम होता है। जब ऐसे कोई भी, जैसे किसी ने प्रोडक्ट बनाया लेकिन उसे कम रुपए खर्च करने हैं, तो वो रेडियो के माध्यम से अपना प्रचार प्रसार कराता था। फिर आपका अगला हो गया इंटरनेट और डिजिटल विज्ञापन। सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, वेबसाइट, ब्लॉग्स, मोबाइल ऐप्स आदि पर दिखाए जाते हैं। जैसे आप जब कोई वेबसाइट देखते हैं तो बीच बीच में आपको ऐड दिखते हैं, तो वो क्या हो गया आपका? डिजिटल विज्ञापन या इंटरनेट विज्ञापन। जैसे आप यूट्यूब देखते हैं, यूट्यूब में आपको बीच बीच में ऐड आते हैं, ये सब आपका इसमें अंतर्गत आता है। फिर आपका हो गया ईमेल और एसएमएस विज्ञापन। सीधा ग्राहक से संपर्क करने का साधन होता है आपका ईमेल और एसएमएस विज्ञापन। जैसे अगर आप कभी वी मार्ट या आप किसी भी शोरूम में जाके खरीदारी शॉपिंग करते हैं तो उसके बाद वो आपका फ़ोन नंबर ले लेते हैं, फिर आपको मैसेज करते रहते हैं कि मेरे यहाँ ये छूट आई, ये छूट आई। तो ये आपका किस में आ गया? एसएमएस विज्ञापन में। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है विज्ञापन की भाषा एवं संरचना कैसी होनी चाहिए? विज्ञापन तैयार करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो इसमें आप आंसर देख लीजिए। विज्ञापन की भाषा सरल, स्पष्ट और आकर्षक होना चाहिए ताकि वह दर्शकों को आसानी से समझ में आ सके, उन्हें उत्पाद या सेवा खरीदने के लिए प्रेरित कर सके। विज्ञापन की संरचना में एक आकर्षक शीर्षक, मुख्य संदेश और एक प्रभावी समापन, जैसे अभी खरीदें या अधिक जानकारी के लिए कॉल करें, इस टाइप का होना चाहिए। आपने देखा होगा कि जब आप विज्ञापन देखते हैं तो उसमें नीचे लिखा होता है अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें, फ़ोन नंबर दिया होता है। फिर आपका इसमें आता है विज्ञापन की भाषा कैसी होनी चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि विज्ञापन की भाषा और संरचना कैसी होनी चाहिए। या तो आपके क्वेश्चन में सिर्फ इतना पूछ लेगा लघु में कि विज्ञापन की भाषा कैसी होनी चाहिए, या पूछ लेगा विज्ञापन की संरचना कैसी होनी चाहिए, या वो पूछ सकता है कि विज्ञापन तैयार करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तब आप ये पूरा आंसर लिख के आएंगे। अगर आपसे सिर्फ भाषा पूछे तो आप सिर्फ इतना लिखेंगे यहाँ तक का, संरचना पूछ दे तो आप पूरा नीचे तक का लिखेंगे। अगर पूछ दे कि किन किन बातों का ध्यान रखना है तो आप ये पूरा क्वेश्चन लिख के आएंगे आंसर। अब आप इसमें देखिए कि विज्ञापन की भाषा कैसी होनी चाहिए। तो पहला पॉइंट है सरल और स्पष्ट भाषा। विज्ञापन की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए ताकि उसे हर कोई आसानी से समझ सके। अब ये नहीं कि विज्ञापन में आप टोटली इंग्लिश लिख दीजिए, जिसको हिंदी आती है वो समझ ही ना पाए, ऐसा नहीं करना है। आप भले ही उसकी इंग्लिश भी लिखे और हिंदी भी लिखे, लेकिन भाषा आपकी सरल हो, स्पष्ट हो, ताकि हर कोई उसे समझ पाए। फिर आपका सेकंड है संक्षिप्त और सकारात्मक भाषा। विज्ञापन में कम शब्दों में अधिक जानकारी देने की कोशिश करनी चाहिए और विज्ञापन में सकारात्मक शब्दों और वाक्यांशों का उपयोग करना चाहिए। अब आप ऐसा नहीं कि आप विज्ञापन में बहुत बड़े बड़े सेंटेंस लिख रहे हैं, जैसे क्योंकि जनरली कोई भी खड़े होकर नहीं पढ़ता है। अगर कोई कार से जा रहा है तो सड़क में देखते हुए चला जाता है, तो आप ऐसा लिखिए कि वो उतने ही समय में आपकी जो विज्ञापन है वो अच्छे से देख ले। फिर आपका इसमें अगला है आकर्षक और प्रभावशाली। विज्ञापन की भाषा आकर्षक और प्रभावशाली होनी चाहिए।
जिससे विज्ञापन को देखने और सुनने के लिए दर्शकों का ध्यान खींचे, उन्हें उत्पाद और वस्तुएं खरीदने के लिए प्रेरित करें। यानी कि आप विज्ञापन को ऐसा बनाएं कि लोगों के अंदर एक वो आए कि एक बार तो इसे ट्राई करना चाहिए। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, विज्ञापन की संरचना कैसी हो। फर्स्ट पॉइंट है आपका इसमें शीर्षक। ये विज्ञापन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जो दर्शकों का ध्यान आकर्षित करता है। फिर आपका इसमें सेकंड पॉइंट है मुख्य संदेश। यह वह जानकारी है जो आप दर्शकों को देना चाहते हैं, जैसे कि उत्पाद की विशेषताएं हो गई, लाभ हो गया और कीमत हो गया। जैसे आप लिख नहीं देते हैं कि 10 रुपये में आप 100 ग्राम साबुन पाएं और फिर उसकी नीचे विशेषताएं लिख दीजिए कि साबुन की विशेषताएं क्या हैं, तो 10 रुपये की उसकी कीमत भी दिख जाएगी और विशेषताएं लिख दीजिए। फिर आपका थर्ड है जानकारी को सत्य और प्रामाणिक रखें। विज्ञापन में किसी भी प्रकार की गलत या झूठी जानकारी नहीं होनी चाहिए। जानकारी को सत्य और प्रामाणिक हमेशा रखना चाहिए। वैसा नहीं कि आप खराब साबुन बना दें, जब लोग इस्तेमाल करें फिर कह रहे हैं बड़ा बेकार साबुन है, और 10 लोगों से और कहेंगे तो उसको बिल्कुल मत लेना, वो बड़ा खराब साबुन है। फिर आपका इसमें आगे आ गया समापन, यानी कि प्रभावी कॉल टू एक्शन। ये दर्शकों को बताता है कि उन्हें क्या करना चाहिए, जैसे कि उत्पाद खरीदना, अधिक जानकारी के लिए कॉल करना, वेबसाइट पर जाना और अधिक जानकारी के लिए क्लिक करें इस टैब पर। यानी कि आपने हमेशा देखा होगा कि अगर आप फ़ोन चलाते हैं तो उसमें लिख के आता है अधिक जानकारी के लिए क्लिक करें, ऐसा विज्ञापन देखा है। तो यही आपका क्या हो गया, प्रभावी कॉल टू एक्शन, यानी कि दर्शकों को प्रेरित करें कि उन्हें क्या करना है। जैसे कि अगर आप जब आप हाथ में कोई विज्ञापन देखते हैं, जैसे आपने पैम्पलेट देखा तो उसमें नीचे फ़ोन नंबर लिख देते हैं कि अधिक जानकारी के कॉल करें, इस टाइप का आपका क्या होगा, प्रभावी कॉल टू एक्शन। फिर आपका इसमें अंतिम पॉइंट है अंतिम जांच करें। विज्ञापन तैयार करने के बाद उसकी अंतिम जांच करें जिससे कि उसमें कोई गलती ना हो। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, विज्ञापन लेखन में रोजगार की संभावनाओं पर प्रकाश डालिए। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 99% आपके पेपर में पूछा जा सकता है। आंसर देखिए, विज्ञापन एक रोमांचक और तेजी से बढ़ता हुआ उद्योग है जिसमें रोजगार के कई अवसर उपलब्ध हैं। आधुनिक दौर में जब बाजार प्रतिस्पर्धा से भरा हुआ है तब विज्ञापन लेखकों की भूमिका और मांग काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। इस क्षेत्र में करियर बनाने के अनेक अवसर उपलब्ध हैं। इसमें आपका पहला पॉइंट है रोजगार के लिए, विज्ञापन एजेंसियों में नौकरी। विज्ञापन लेखकों की सबसे अधिक मांग एडवर्टाइजिंग एजेंसियों में होती है। वहाँ वे कॉपीराइटर या स्क्रिप्ट राइटर के रूप में काम करते हैं और प्रिंट, टीवी, रेडियो व डिजिटल विज्ञापनों के लिए सामग्री तैयार करते हैं। फिर आपका इसमें अगला पॉइंट है डिजिटल मार्केटिंग कंपनियाँ। डिजिटल युग में विज्ञापन लेखन का दायरा इंटरनेट तक विस्तृत हो गया है। वेबसाइट, सोशल मीडिया, ईमेल मार्केटिंग, ब्लॉग्स और ऑनलाइन कैंपेन के लिए कंटेंट तैयार करने वाले विज्ञापन लेखकों की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। दोस्तों, अगर आपको बीच में कहीं मेरी लैंग्वेज थोड़ी सी अजीब लगे तो मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। आप देख लीजिए कितना बजे, मैं आपको दिखाती हूँ, 1 सेकेंड। 2:35 रात है जब मैं आपका ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो मुझे बहुत तेज़ की नींद आ रही है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको कहीं भी बीच में दिक्कत महसूस ना हो। फिर आपका इसमें अगला पॉइंट है फ्रीलांस करियर। फ्रीलांसिंग आज एक लोकप्रिय विकल्प बन चुका है। विज्ञापन लेखन स्वतंत्र रूप से क्लाइंट के लिए काम कर सकते हैं और अपनी सेवाएं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे फीवर, अपवर्क या फ्रीलांसर में दे सकते हैं। फिर आपका इसमें अगला है कॉर्पोरेट क्षेत्र में अवसर। बड़ी कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स और सेवाओं को प्रचारित करने के लिए, यानी कि उसकी प्रचार प्रसार के लिए इन हाउस कंटेंट राइटर व कॉपी राइटर को नियुक्त करती हैं। वे कंपनी की ब्रांडिंग, प्रचार सामग्री, प्रेजेंटेशन और डिजिटल कंटेंट तैयार करते हैं। फिर आपका इसमें नेक्स्ट पॉइंट है शैक्षणिक संस्थानों में अध्यापन। पत्रकारिता और जनसंचार जैसे पाठ्यक्रमों में विज्ञापन लेखन एक महत्वपूर्ण विषय है। योग्य और अनुभवी विज्ञापन लेखक शिक्षण कार्य में भी करियर बना सकते हैं। फिर आपका इसमें आता है निष्कर्ष। विज्ञापन लेखन एक ऐसा क्षेत्र है जो रचनात्मक, व्यावसायिक सोच और संप्रेषण कौशल से जुड़ा हुआ है। इसमें रोजगार और करियर की असीम संभावनाएं हैं। यदि किसी में कल्पनाशीलता और भाषा की गहरी समझ है तो वह इस क्षेत्र में एक सफल भविष्य बना सकता है। दोस्तों, इस वीडियो को अब यही खत्म करते हैं क्योंकि फिर इसको अपलोड करने में बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर 1 GB से ऊपर हो गया, इसका मैं नेक्स्ट पार्ट अभी थोड़ी देर में आपको मिल जाएगा। आप बस प्लेलिस्ट पे चले जाएं, आपको लाइन से वहाँ मिल जाएंगे, आपको भटकना कहीं पे भी नहीं है। बाकी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप निसंकोच मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको वापस से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। तो चलिए, वीडियो के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि मेहनत हो रही है, तो आप प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।